हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने की हिंदी की क्लास में फर्स्ट क्लास में अयोग बाह्य के भेद तक कंप्लीट किए थे। अब देखते हैं आगे क्लास को सुचारू रूप से चालू करते हुए। हमने अयोग बाह्य के भेद देखे थे। अयोग बाह्य के हमने 3 भेद बताए थे आपको। एक अनुस्वर होता है, विसर्ग होता है, अनुनासिक होता है। अब अनुस्वर क्या होता है इसके बारे में जानकारी करते हैं। इससे पहले चैनल पर जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन, ऐसी क्लासें मिलती रहें। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लासेज यूपी टेट, सुपर टेट के लिए हिंदी की बड़ी ही मस्त क्लास आप लोगों के सामने है। कंप्लीट क्लास ये आपके सामने है। अनुस्वर, अनुस्वर का चिन्ह बिंदु होता है। ये बिंदु, एक बिंदु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वर कह सकते हैं। अंग को अनुस्वर बोलते हैं। अंग की जो बिंदी होती है उसे अनुस्वर बोलते हैं। अनुस्वर का चिन्ह क्या होता है, बिंदी होती है। जैसे हंस, हा पे अनुस्वर लगा हुआ है, अंश, कंस आदि। और अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। यमंगर्णम नासकचा, यमंगर्णम नासकचा हिंदी में सूत्र होता है। तो ये यमंगर्णम नासकचा, इन सब का उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है। तो अनुस्वर क्या होता है, नाक से इसका उच्चारण होता है। आशा करते हैं सभी लोग समझ चुके होंगे। और अनुस्वर के बाद चलते हैं विसर्ग की ओर। और विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग मतलब 2 बिंदियाँ होती हैं। इन सब का उपयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों में किया जाता है। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग ये है, जैसे प्रातः, नमः, अंतः, कर्णः। ठीक है, अंतःकरण बोल सकते हैं या अंतः, या कर्णः बोल सकते हैं, नमः बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 2 बिंदुओं के रूप में प्रयोग हुआ है विसर्ग का, ये जो 2 बिंदु हैं ये क्या है, आपके विसर्ग हैं। क्या है, विसर्ग हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट तीसरा आपको बताया था अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, ये चांद बिंदी। क्या होता है, चांद बिंदी होती है, अनुस्वर का चिन्ह होता है ये। ठीक है, आधा चांद बनाया, ऊपर से बिंदी रखी है, ये हो गया चांद बिंदी बोलते हैं इसे, अनुनासिक चिन्ह। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। हाँ ये देखो लिखा हुआ है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, गाँव, सांप आदि, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ठीक है, चांद ही होता है, चांद को भी लिखा जाता है चंद्र बिंदु लगा के। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अनुनासिक क्या होता है, चांद बिंदी होती है। हमने आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें बता दी हैं। अनुस्वर क्या होता है, अनुस्वर क्या होता है, अनुस्वर अंग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अनुस्वर को हमने क्या बताया है, अनुस्वर आपका 1 बिंदी होता है, विसर्ग आपका 2 बिंदी होता है, और अनुनासिक होता है आपका चांद बिंदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम अयोग वाह के रूप में इन तीनों को पढ़ते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अयोग वाह कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वर, विसर्ग और अनुनासिक। अब बात कर लेते हैं पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, तो ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। ला का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के बगल से गुजरती है। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो सांस होती है या जो हवा होती है मुख द्वार वाली, वो आपके जीभ के बगल से, जीभ के पास से, बगल से गुजरती है। इसलिए हम ला क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि ला को हम पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको उच्चारण में जो मुख वायु की हवा होती है जीभ के बगल से होकर गुजरती है, इसलिए हम ला को पार्श्विक व्यंजन। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो पार्श्विक व्यंजन ला होता है। इसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन की बात कर लेते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन अगर आपसे पूछें तो
ढा और ड़ा उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। दो आपके ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ड़ा और ढा। इन वर्णों को द्विपृष्ठ या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं तड़ित व्यंजन कौन से हैं, तड़ित व्यंजन, तो यही होते हैं आपके तड़ित व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। ठीक है, तो इड़ा और ढा आपका तड़ित व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है। और द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। अगर द्विपृष्ठ के नाम से पूछ रहे आपसे, तो द्विपृष्ठ भी आपके डा और ढा होते हैं, ढा और ढा होते हैं। इनका उच्चारण करते समय देखो, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालू को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, ढ़ा ढ़ा करो, थोड़ा सा तालू की तरफ जाएगी और तालू को तुरंत छूते हुए झटके के साथ एकदम से नीचे की तरफ आ जाएगी, ढ़ा ढ़ा, है ना। तो क्या होगी, आप उच्चारण करेंगे तो जीभ हमारे तालू को छूते हुए झटके के साथ नीचे गिरती है, तो उसे इनका उच्चारण स्थान, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है, ड़ा और ढा का। ये आपके उच्छिप्त व्यंजन, तो इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, द्विपृष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, और तड़ित व्यंजन के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो आप लोग याद रखें, और चाहें तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद चलते हैं आपके अगला आपका दंतोष्ठ व्यंजन है। दंतोष्ठ व्यंजन के बारे में बताया गया है। हिंदी वर्णमाला में वा को दंतुष्ट व्यंजन कहते हैं। देखो, वैसे तो लतुल सब दांतों से खाओ, लितुल सब दांतों से खाओ, हमने क्या बताया था आपको, सूत्र बताया था, लितुल सब दांतों से खाओ। तो यहाँ पे आपका लिरी हो गया, ता 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 से हो गया ता वर्ग में ता था दा धा ना, मतलब ता था दा धा ना, पांचों वर्ण ता वर्ग के। और ये साधारण ला और सा वाला, ये वाला सा, सफेरा वाला सा, और सब वाह आपको कैसे उच्चारण स्थान इनका दंतोष्ठ है, क्या है, दंत है, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। इसी प्रकार से वा का उच्चारण स्थान क्या बनाया गया, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है, हम आपको बता दें, दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। आने क्लास में आपको मिलने वाले हैं कि कौन कौन से दो प्रकार से बनते हैं, जिनका उच्चारण दो प्रकार से होता है या दोनों के मिश्रण से होता है। तो ये आपका वा वही है जिनका उच्चारण स्थान दंत से भी और ओष्ठ दोनों से माना जाता है हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ है, ठीक है। इसके बाद आगे काकल्य व्यंजन होता है। काकल्य व्यंजन हिंदी वर्णमाला में वा को दंतुष्ट व्यंजन कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में हा को काकल्य कहते हैं। देखो, वा को तो दंतुष्ट पढ़ चुके हैं आप, और बाकी हा हल्का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है। वैसे तो इसका उच्चारण साधारणतः कंठ में माना जाता है। हमने बताया था अकुह विसर्जन नाम कंठा, छोटा आ हो गया, का वर्ग हो गया, हा हो गया और विसर्ग हो गया, ये आपके कंठ से होते हैं, हमने बताया था। लेकिन कंठ के अलावा इनका उच्चारण स्थान क्यों काकल्य कहा जाता, क्योंकि इनका कंठ से थोड़ा नीचे भी उच्चारण होता है, हा हल्का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। तो आप लोग ये पॉइंट बिल्कुल याद रखें कि वा आपका दंतोष्ठ होता है और हा आपका काकल्य व्यंजन होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि काकल्य, निम्न में से काकल्य व्यंजन कौन सा है, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ पर हा भी होता है, तो आप लोगों को हा लगाना है। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में चा वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन अर्थात चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा,
हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन बताए थे का वर्ग से, का वर्ग से कहाँ तक, पा वर्ग तक, पा वर्ग तक। यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है, का वर्ग से पा वर्ग तक की बात हो रही है। तो यहाँ वो सब का वर्ग से पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हमें यहाँ पूछा गया है स्पर्श संघर्षी पूछा गया है, तो स्पर्श संघर्षी चा वर्ग के 4 वर्ण, चा वर्ग, चा वर्ग को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। लेकिन चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया को छोड़ देते हैं, इया को छोड़ देते हैं। बाकी ये चारों वर्ण आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों का यही प्यार, यही सहयोग हमें आप लोगों के सामने प्रकट करेगा। कह सकते हैं कि जब आप लोगों का सहयोग रहेगा, इसके बाद हम आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर रूबरू होकर आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। नासिक व्यंजन, अगला है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन हमने बताया यमंगल नम नासिका च, यमंगलनम नासिका च, यमंगलनम। ये इड़ा, या, इड़ा और ना और माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक होता है। क्या होता है, नासिक होता है। तो इसके लिए यही सूत्र बनाया गया है संस्कृत में। अब आपसे कहीं भी पूछे नासिक व्यंजनों की संख्या, तो 5 होती है। और कौन से होते हैं ये वाले, ये भी हम आपको बता देते हैं 5 कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कैसा होता है, नासिक होता है। कैसा होता है, नासिक होता है। इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान नासिक माना जाता है। यमंगलनम नासिका चा। चलते हैं आगे। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीहा में 2-3 बार कंपन होती है। देखिए कंपन होती है, इतनी नहीं कि भूचाल आ जाए, थोड़ा सा आपको प्रतीत होगा कि हमारे मुंह में कंपन टाइप की हो रही है कुछ वर्णों को बोलने में, व्यंजन वर्णों को बोलने में। तो क्या है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन। फिर दोबारा से, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा में, जीवा मतलब जीभ में 2-3 बार कंपन होती है, उन्हें हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजनों की संख्या 1 है, वो भी क्या है, रा को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। रा को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, प्रकंपित रा, रा, जब भी आप रा का उच्चारण स्थान करेंगे तो आपकी जीभ क्या होगी, कंपन करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्वर वर्ण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्वर वर्ण में जीभ के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार से होते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य केंद्रीय स्वर, फस स्वर। 3 प्रकार से बांटा गया है। और इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। यहाँ मुख द्वार खोलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत, अर्धसमव्रत, ये 4 प्रकार के होते हैं। चाहो तो इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोटपैड पे नोट कर लेना। जीभ के आधार पर और या मुख द्वार खोलने के आधार पर पूछ सकते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इनको। बहुत ही बढ़िया अच्छी क्लास आप लोगों के सामने। अब हम जैसा कि बात कर रहे थे कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अग्र, पश्च, मध्य। अब अग्र स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है अग्र स्वर कहलाता है।
जीभ का आगे का हिस्सा उठता हुआ दिखाई देगा, आपको ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा, वह स्वर क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वरों की संख्या, अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 होते हैं। अग्र स्वर क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ई, ए, ऐ। ठीक है, अग्र स्वर हो गए आपके 4 प्रकार के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मध्य या केंद्रीय स्वर। मध्य या केंद्रीय स्वर की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो मध्य या केंद्रीय स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, ऐसे सांप जैसे सांप चलता है ना, एक गुंठी बनती है बीच में, जैसे सांप चलता है तो ये गुंठी बनती है। तो ये हिस्सा जो उठ गया, ये हिस्सा जो उठ गया, ये हिस्सा जो उठ गया, ये है आपका मध्य स्वर। ये क्या है? मध्य स्वर। और मध्य स्वर की संख्या कितनी बताई जाती है? 1 बताई जाती है। आ छोटा छोटा होती है, जिसमें जीभ कुंठारी मार के ऊपर टच होती है और नीचे आती है, वो है आपका छोटा। समझ गए होंगे। चलिए पश्च स्वर की बात कर लेते हैं। पश्च स्वर ये रहा आप लोगों के सामने। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, पश्च स्वर कहलाता है। पश्च मतलब पीछे, पीछे का, जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है, पश्च स्वर कहलाता है। हमने आगे पढ़ा था अग्र स्वर। अग्र स्वरों की संख्या 4 पड़ी थी और एक आपका मध्य स्वर हो गया, बाकी आपकी ये हैं। तो आपका इनकी संख्या कितनी है? 5 मानी गई है। पश्च स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 5 मानी गई। कौन कौन से? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये आपके पांच आपके क्या हैं? पश्च स्वर हैं। बड़ा आ, उ, ओ, औ। ये इसमें क्या होती है? जीभ का पीछे का हिस्सा उठता है। तो ये आपके पश्च स्वर हो गए। यहाँ हमने अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर तीनों पढ़ लिए। जीभा के आधार पर स्वर की बात करें तो ये 3 प्रकार से हमने पढ़ लिए हैं। अब मुख्य द्वार खोलने के आधार पर हमें पढ़ने हैं, तो मुख्य द्वार पढ़ने के आधार पर अगली क्लास में मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का चैनल पर जुड़े रहने के लिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि समय पे आपको ऐसी ही हिंदी की मज़ेदार क्लासें मिलती रहें। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम वर्णमाला सीरीज की 2nd क्लास को कंप्लीट करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो, अगले नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।